अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। वैसे इस टाइम गुड नाइट है और मेरा नाम शाहिद अब्दुल मजीद है और 30 ईयर्स से मैं मैथ्स को टीच कर रहा हूँ और कराची यूनिवर्सिटी का हाल ही में पेपर होने वाला है। अनकरीब थोड़े से दिन बाकी हैं। मैंने कहा क्यों ना अपने बेटे के साथ आप लोगों को भी शामिल किया जाए और अपने 30 ईयर एक्सपीरियंस यानी कि 30 ईयर से मेरा रिश्ता मैथ्स से जुड़ा हुआ है। मैथ्स की प्रिपरेशन करवाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हम ये बात सुनेंगे कि हमें किस तरह से अपनी वीडियोस के अंदर पढ़ना होगा। मैंने कहा कि अपने बेटे को अलग से पढ़ाने के बजाय मैं क्यों ना अपना शाहिद कॉन्सेप्ट एकेडमी के चैनल पे, जैसे कि ऑलरेडी 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की वीडियोस अपलोड होती हैं और आज मैं कराची यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर दे रहा हूं और थोड़े बहुत लेक्चर्स के अंदर मैंने करना क्या है कि आपके फर्स्ट ईयर के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 से होते हुए आपके सेकंड ईयर के तमाम चैप्टर्स को यानी एक एक वीडियोस में आपको मैं 3-4 चैप्टर कवर करूं। और इस सिलसिले में सबसे पहली वीडियो आज की है और हम स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्सिटी लेवल ये होता है कि हमसे ये पूछा जा सकता है कि 00 से लेके 100 तक में 1 का नंबर कितनी बार आता है। अब यकीनी तौर पे अगर आप वहां बैठे बैठे अगर आप कैलकुलेट करें तो अच्छा खासा आपका टाइम लग जाएगा और आप सही जवाब भी दे सकते हैं, गलत भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें आपके नॉलेज में पहले से होनी चाहिए। याद रखें कि 00 से लेके 100 तक हर नंबर 20 टाइम रिपीट होता है। अब अगर यही बात अगर आपसे इस तरह से पूछ रहे हैं कि 00 से लेके 200 तक में 1 का नंबर कितनी बार आता है, तो इससे पहले कि ये जैसे हम बात को डिस्कस करें, पहले ये याद रख लें कि हर 100 के अंदर हर नंबर आपका 20 टाइम आता है। तो यकीनी तौर पे अगर 00 से 200 तक आपके पास 1 नंबर का पूछा जाए कि कितनी बार यूज होता है, तो आप आंसर मुमकिन है ये दे देंगे 40 टाइम, क्योंकि 20 और 20 40 टाइम। लेकिन आपको ये भी गौर करना है कि 101, 102 पूरा 100 नंबर तक ये नंबर आ रहे हैं। तो इस लिहाज से 20, 20, 40 और 101 से लेके 200 तक 100 तो मिला के हो गए 140। लेकिन 00 से 200 तक अगर आपसे 3 नंबर पूछा जाता या 4 पूछा जाता तो यकीनी तौर पे वो 40 टाइम आता। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम 5 को अक्सर 05 लिखते हैं। तो इसकी क्या रीजन है, क्या वजूहत है? वजह यह है कि हर नंबर 20 टाइम आता है लेकिन 0 नंबर जो है वो 20 टाइम नहीं आता, जिसको 20 टाइम पूरा करने के लिए मैथ्स के अंदर ये रूल बना है कि 5 को 05 लिखा करें और 0 को 00 लिखा करें। ये और बात है कि हम लिखते नहीं है। तो अब इसके बाद हम एक और पॉइंट उठाते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं जो आपको एग्जाम के अंदर फायदा दे। इससे पहले हमें कुछ ऐसी ट्रिक्स आनी चाहिए कि जो आपको पेपर देने से पहले, चूंकि कैलकुलेटर नहीं है तो आपके जहन में ये बातें हों। देखें, हमारे पास बहुत सी ऐसी वैल्यूज है जिसमें स्क्वायर रूट आ जाता है। अब स्क्वायर रूट अगर आता है तो स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, इन तीनों की वैल्यूज को याद रखें। सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि आपसे कोई भी वैल्यूज दें तो हमारे पास डिवीजन मेथड भी होता है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। टाइम को सेव करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज को याद रख लेना बेहतर है। जैसे √2 आपकी वैल्यू 1.4142 होती है, इसी तरह √3 1.7321 होती है, इसी तरह √5 की वैल्यू 2.236, √7 2.6457। ये वैल्यूज याद रख लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरह की बात करें और आपको वो वैल्यूज दे दें, ये बिल्कुल बिगनर लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जब आपको √162 की वैल्यूज दी जाती है जो कि इंतहाई सिंपल और बहुत आसान है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल में दे दी जाए 162, तो 162 है और आपको फ्रैक्शन के अंदर आंसर लिखा हो तो आप किस तरह से करेंगे कि 162 को 81 इंटू 2 करें तो 162 होता है और 162
और अंडर रूट 81 9 और रूट के अंदर 2 होता है। और जैसे कि अगर आपको ये वैल्यू याद है जो कि हमने बताई थी 1.414, तो इस लिहाज से अगर 2 भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई आपको सिंपल है, करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये एक बहुत ही माइनर और छोटी सी बात। तो अब हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करें तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत सी बातें हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा और डिस्कस किया वो पावर सेट था। अब पावर सेट बुनियादी तौर पे क्या होता है? पावर सेट में अगर कोई भी 4 एलिमेंट्स होते हैं उन्हें सबसे पहले सिंगल सिंगल फिर डबल करके दिखाया जाता है, फिर 3 की शक्ल में दिखाया जाता है और फिर आखिर में 1 शक्ल यानी कि 4 नंबर का एक शक्ल आपको दिखाई जाती है। पावर सेट आखिर होता क्या है? पावर सेट को अगर हम देखें तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी 4 दोस्त तस्वीरें खिंचाना चाहे तो हम पावर सेट की बुनियाद पे तस्वीरें खिंचा सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके एग्जाम में ये एमसीक्यूज आ जाती है कि 4 बॉयज है और वो अपनी पिक्चर इस तरह से खिंचवाना चाहते हैं कि सिंगल और डबल करके हर तरीके से उनकी पिक्चर आ जाए, तो बताएंगे टोटल आपकी कितनी पिक्चर्स आएंगी। इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। अब यकीनी तौर पे अगर 4 पर्सन है जो तस्वीरें खिंचा रहे हैं, अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं तो वो 16 आ जाता है, लेकिन इसका आंसर हमें 16 नहीं देना होगा, इसका आंसर हमें 15 देना होगा, चूंकि एक नल सेट भी होता है। इसी तरह हमारे पास एक डी मॉर्गन्स लॉ है और डी मॉर्गन्स लॉ में हम अपने क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं कि लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, और 2 डी मॉर्गन्स लॉ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनका लॉ का मकसद क्या है। तो हमारा जो यूनिवर्सिटी लेवल पे आपका जो IQ चेक किया जाता है उसमें यही होता है कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं आखिर वो पढ़ी हैं कि उन्हें रट्टा लगाया हुआ है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम बात करें A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, ये किस मकसद के लिए यूज होता है? अब अगर आपको पेपर्स के अंदर इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए कि एक ग्राउंड है उसके अंदर A से Z तक प्लेयर आने की इजाजत रखते हैं और कुछ प्लेयर्स हैं जो हॉकी खेलते हैं, वो आपको A B C करके चंद दे दिए जाए और इसी तरह आपसे ये कहा जाए कि एक क्रिकेट की टीम के खिलाड़ी हैं, चंद उनका भी नाम दे दिया जाए जैसे G H के, इस तरह से उनके कुछ नाम दे दिए जाए और ये कहा जाए कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो ग्राउंड के अंदर ना हॉकी खेल रहे ना क्रिकेट खेल रहे। अगर पता करना हो तो आप किस फॉर्मूले से पता करेंगे? तो आप पता करेंगे अपने इस वाले फॉर्मूले से। अब सवाल ये पैदा हुआ है कि डी मॉर्गन्स लॉ का दूसरा भी लॉ है और इसमें हम क्या पता करते हैं? अगर हमें ये पता करना हो कि ग्राउंड के अंदर जो है कुल कितने खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं, यानी इससे उलट है, इधर वो जो खेल नहीं रहे और इधर वो खिलाड़ी हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन कभी हमने इस नजरिए से इन दोनों को नहीं देखा। लिहाजा याद रखें इस तरह के भी पॉइंट्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सेट के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो छोटे मोटे हैं, लेकिन आप उनकी प्रैक्टिस यकीनी तौर पे करेंगे और हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसी कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहे हैं जो कि आपके जहन में इस लेवल पे आने चाहिए। सवाई ये कि 2-4 क्वेश्चंस कर लें और अगर अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस करेंगे जैसे कि आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे आपका मेंटल लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा और आपकी सोच उस तरह से बनेगी जिस तरह की बननी चाहिए। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का है जो फर्स्ट ईयर मैथ से रिलेटेड है। अब इसके अंदर जिक्र किसका? आयोटा का। अब आयोटा के अंदर बुनियादी तौर पे हमारे पास आयोटा क्या होता है? तो आयोटा एक नोटेशन है जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है अंडर रूट -1। हमारे मैथ्स के अंदर रूट कभी सॉल्व नहीं होता अगर रूट के अंदर नेगेटिव हो, और अगर नेगेटिव हो तो इस सूरत में हमारे पास आयोटा की वैल्यू आती है अंडर रूट -1 और इसी तरह आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। अब इसमें सबसे अहम और आने वाले पॉइंट्स इस तरह है कि कुछ पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में भी ये रहता है
और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जो टेस्ट होते हैं इस पे पूछा जा सकता है। एक ये पूछा जा सकता है कि आपका पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो याद रखें, जब आपको इस तरह की दो टर्म्स दी जाएं जिसके अंदर आपके पास एक आयोटा के साथ कोई कांस्टेंट हो तो वो इमेजिनरी वैल्यू कहलाती है, लेकिन ऐसी टर्म जो आयोटा के बगैर हो वो आपके पास रियल पार्ट कहलाता है। रियल पार्ट बुनियादी तौर पर सॉल्व हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट मुकम्मल सॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इसी तरह आपके पास कॉन्जुगेट पूछा जा सकता है। तो याद रखें कि हमारे पास इस तरह की टर्म अगर दी जाए तो हम आयोटा वाले की साइन को अगर चेंज करेंगे तो वो इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। और इसी तरीके से और भी पॉइंट्स हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जाए तो हमें क्या करना होता है कि आयोटा के साथ और कांस्टेंट वैल्यू दोनों का स्क्वायर लेके फॉर्मूले के मुताबिक ऐड करने के बाद इसका आंसर दिया जाता है, जो ये भी पॉइंट आ सकता है। और इसके अलावा कई बेशुमार ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आपसे ये बातें पूछी जा सकती हैं। कुछ ऐसे आपको बुक के अंदर क्वेश्चंस अगर निकालेंगे तो देखेंगे कि उसमें लेफ्ट और राइट साइड दी हुई है और z की शक्ल में दी हुई है कि z एक आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। तो हमारे पास लेफ्ट और राइट की जितनी भी शक्लें हैं ये सारे ऐसे पॉइंट्स है कि आपको लेफ्ट वाली शक्ल देके राइट वाली आपसे पूछ ले कि डैश इसमें आंसर क्या होगा, तो इसमें आपको कोई वैल्यू वगैरह नहीं निकालनी होगी, बस आपको इसके रिलेशन याद रखने हैं कि हमारे पास अगर z के ऊपर आपको कॉन्जुगेट का निशान दिया है प्लस z1 और z2 के ऊपर कॉन्जुगेट का निशान दिया है तो इक्वल टू के बाद क्या आएगा, या z1 प्लस z2 के ऊपर कॉन्जुगेट का निशान देते हैं तो फिर क्या आएगा। तो ये सारी बुक्स के अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप स्टडी करें और आपको इंशाल्लाह फायदा देंगे। और फिर बात ये पैदा होती है कि हमारे पास बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये पता हो कि आयोटा क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, और अगर हम चैप्टर नंबर 2 और इक्वेशन वाले चैप्टर्स को अटैच कर दें तो यानी कि उनको दोनों को मिला दें तो एक पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है जिसके चांसेस हैं। इसमें कैलकुलेटर का भी इतना काम नहीं है, सिंपल ये कि आपके पास अगर फर्ज करें कि 2 चैप्टर से आयोटा आता है और आयोटा की वैल्यू अगर 2008 हो और प्लस करके ओमेगा की वैल्यू, यहाँ पे ओमेगा कहां से आ रहा है, चैप्टर नंबर 3 से आ रहा है, इक्वेशन वाले चैप्टर से आ रहा है। ओमेगा की पावर अगर आपको फर्स्ट कर रहे हैं 3003 दे दी जाए तो इस सूरत में ये है कि ये कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है। इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि ओमेगा अगर क्यूब है तो वो 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। इसी तरह आयोटा की अगर स्क्वायर हो तो उसकी वैल्यू -1 होती है। तो इसके बाद तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने करना क्या है कि आयोटा का स्क्वायर करने के बाद जो भी आपके पास यहाँ पे नंबर आएगा 1004 आ रहा है, और इसी तरह ओमेगा की पावर यहाँ पे क्यूब लेने के बाद 1001 आ रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये -1 हो गया और इसकी पावर है 1004, और अगर ये इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब तो ऑलरेडी 1 होता है और इसकी पावर कुछ भी हो तो इस सूरत में वो 1 होता है, और 1 होने के बाद इसका 2 आंसर आ जाता है। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी, लेकिन अगर आपको एग्जाम देने जाते हैं और यही बातें नहीं पता कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, या फिर आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर आता है, तो इतनी आसान एमसीक्यूज आप कैसे करेंगे, तो सवाल पैदा होता है। तो 3.1 में अगर हम 3.1 के ऊपर स्टडी करें तो सिंथेटिक डिवीजन है, और सिंथेटिक डिवीजन में बुनियादी तौर पे ये रिमाइंडर थ्योरम का एक पार्टनर है। रिमाइंडर थ्योरम एक अलग तरीका है लेकिन वही काम करता है जो कि सिंथेटिक डिवीजन है। बुनियादी तौर पे सिंथेटिक डिवीजन कब यूज होता है या रिमाइंडर थ्योरम कब यूज होता है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी जाए और उसकी पावर जो है वो बहुत हायर हो और बड़ी हो, और उसकी मिडिल टर्म या फिर 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म दी जाए तो उसके फैक्टर ना हो सके, तो इस सूरत में रिमाइंडर थ्योरम या सिंथेटिक डिवीजन उसके फैक्टर ढूंढने में आसानी देता है। अब फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे ये कहते हैं
कि फर्स्ट एक्सप्रेशन है और सेकंड एक्सप्रेशन से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर जो है वो 5 आता है, तो क्या वो उसका फैक्टर होगा? तो इस सूरत में वो उसका फैक्टर नहीं होगा। लेकिन बुनियादी तौर पे वो ट्रू या फॉल्स करके ये बात नहीं करते। इस बात को वो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपको वो इस तरह से पॉइंट दे दें कि अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से डिवाइड किया जाता है तो वो 0 आ जाता है। तो इस सूरत में सेकंड एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन का क्या है या फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन का क्या है, तो यकीनी तौर पे फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर सेकंड एक्सप्रेशन का पूछा जाए तो 0 आने पे उसका फैक्टर है और फैक्टर उसका आंसर होगा। या फिर ये भी ऑप्शन हो सकता है कि आपको कोई एक्सप्रेशन देने के बाद नीचे कई उसके एक्सप्रेशन ऐसे दे दें कि इसमें से कौन इसका फैक्टर है। तो यकीनी तौर पे जितने भी आपको एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे, अगर आपका ए से लेकर डी तक ऑप्शन है, तो आपको अपने जहन को यूज करते हुए देखना होगा कि वो कौन सी ऐसी वैल्यूज हो सकती है कि हम अपने एक्सप्रेशन में लिखें और वो उसे 0 कर दें, और जो 0 कर देगा वो उसका फैक्टर कहलाएगा। लेकिन मेरा काम है इस वक्त वो सारे पॉइंट आपको बताना जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो एक एक्सप्रेशन दूसरे का फैक्टर होगा, 0 नहीं आया तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। और पूछने वाला इसको किस तरीके से पूछ सकता है वो आप ही देखेंगे एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको इसका आइडिया होना चाहिए। लेकिन हमारे पास 3.4 एक्सरसाइज थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी। 3.4 फर्स्ट ईयर की जो एक्सरसाइज थी वो बुनियादी तौर पे हम सपोज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। सवाल ये पैदा हुआ सपोज क्यों करते थे? अगर सपोज नहीं करते तो तकरीबन बहुत से क्वेश्चन में सिंथेटिक या रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई हो जाता। इश्यूज क्या था? आप 1 + 1 -1 + 2 -2 + 1 +3 -3 की वैल्यूज रखो, अगर 0 आ जाए तो उसका फैक्टर है। लेकिन हमारी 3.4 में कई ऐसे क्वेश्चन है कि जिसके फैक्टर ढूंढते रहे लेकिन हमें 0 मिलने से बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर इसी बुनियाद पे हर क्वेश्चंस के अंदर यानी कि 60 टाइप्स आपको दिए हैं और सातों टाइप्स के अंदर उन्होंने क्या किया है कि भाई इस तरह की शक्ल है तो इस तरह की बना लो, इस तरह की है तो इस तरह बना लो। लेकिन आज तक आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन वो तमाम के तमाम तरीके इसलिए बने, अगर आप उस तरह नहीं करते तो विदाउट सपोज भी क्वेश्चन फाइंड आउट हो सकता है। लेकिन उसमें सिंथेटिक जब कूद पड़ेगा तो फिर आपका हो सकता है 1 घंटा वो क्वेश्चन लगा दे और फिर बिलाखिर वो छोड़ दे। तो सिंथेटिक डिवीजन कब यूज होता है? उसी वक्त यूज होता है जब आपके मिडिल टर्म ब्रेक ना हो रही हो। अब हम बात करते हैं आपकी 3.6 से रिलेटेड। 3.6 एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास, ये तमाम फॉर्मूले एग्जाम में जाने से पहले अच्छी तरह से देख लेने, क्योंकि वजह यह है कि हमारे पास जो है अल्फा + बीटा सम ऑफ द रूट्स कहलाता है और उसकी वैल्यू -b/a आती है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा × बीटा होता है, वो c/a होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको इसकी जगह α³ + β³ या अल्फा - बीटा इस तरह की वैल्यूज दे दें या α² + β² की वैल्यू दे दें, तो इसका मतलब है कि आपको इनके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। हो सकता है कि इस तरह का भी आपको पॉइंट दे दिया जाए या फिर आपको कोई इक्वेशन बनाने का कहा जाए। तो हमारे पास इक्वेशन होती है x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ द रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो अब अल्फा और बीटा इसके रूट्स होते हैं, ऐड करेंगे तो सम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा और उसकी वैल्यूज को आप रख देंगे। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं 3.8 के ऊपर। 3.8 फर्स्ट ईयर के अंदर सॉल्व द इक्वेशन है और बुनियादी तौर पे उसमें कई टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज से जो ताल्लुक है इसका चैप्टर नंबर 2nd ईयर में 7 सर्किल और आपका 8 चैप्टर यानी कि, और उसमें पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये तमाम चैप्टर्स इसमें शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 3.8 के अंदर भी एक बहुत अच्छा पॉइंट्स बन सकता है कि सबसे पहले पॉइंट ये है कि आपको इक्वेशंस की पहचान होनी चाहिए कि कौन सी इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। उसके लिए हम आपको साइड पे एक फिगर दिखा रहे हैं और इस फिगर्स में आप देख सकते हैं
कि हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन की है जिसके अंदर हमारे पास x और y की पावर 1 होती है, 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन कहलाती है और रिप्रेजेंट किसको करती है, स्ट्रेट लाइन को। इस तरह से हमारे पास जो है एक इक्वेशन आपके पास सर्किल की होती है और पैराबोला की होती है, हाइपरबोला, एलिप्स होता है। अगर आपके सामने ये फिगर्स सामने आ रही हैं तो इसके अंदर 3 फिगर्स हैं जो आपस में काफी मिलती जुलती हैं, जिसके अंदर सर्किल है, आपका एलिप्स है, हाइपरबोला है। इसमें तमाम इक्वेशंस में x और y के ऊपर स्क्वायर हो रहा होता है, लेकिन इसकी पहचान क्या है कि अगर सर्किल के ऊपर बात करेंगे तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम होगा और सेम साइन में होगा। इसी तरह अगर हम बात करें एलिप्स की तो x स्क्वायर और y स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा सेम साइन होगा बट डिफरेंट वैल्यूज होंगी। अगर x स्क्वायर के साथ 4 लिखा है तो y स्क्वायर के साथ 9 होगा, लेकिन इसके कोफिशिएंट की साइनें तो सेम होंगी लेकिन वैल्यू डिफरेंट होगी। इसी तरह बात है हाइपरबोला की करें तो हाइपरबोला में वैल्यू सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन एक चीज इसमें लाजमी मिलेगी, अगर x स्क्वायर पॉजिटिव है तो y स्क्वायर आपका नेगेटिव होगा और y स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो x स्क्वायर नेगेटिव होगा। जबकि अगर हम बात करें पैराबोला की तो पैराबोला की तो सिंपल सी एक पहचान है, या तो x का स्क्वायर होगा y की पावर 1 होगी या y का स्क्वायर होगा x की पावर 1 होगी। अब इसके बाद एक सेकंड पॉइंट ये बनता है जो कि 3.8 से ताल्लुक है फर्स्ट ईयर की बुक में, लेकिन चूंकि हमने डिस्कस कर लिया है इक्वेशंस को, इसमें सर्किल और सेकंड ईयर का सर्किल और सेकंड ईयर का कोनिक का चैप्टर जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स है, ये सारे आपके इस पॉइंट से थोड़े से कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 3.8 के अंदर किस तरह का पॉइंट्स आपके पेपर में दिया जा सकता है। 3.8 में कभी हमारा सॉल्यूशन सेट 2 आते हैं, कभी आपके सॉल्यूशन सेट 3 भी आते हैं, कभी आपके सॉल्यूशन सेट 4 भी आते हैं। तो मैक्सिमम आपके 4 सॉल्यूशन सेट आते हैं, 4 पॉइंट्स आते हैं और कम से कम आपका 1 पॉइंट या 2 पॉइंट भी हो सकते हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस सूरत में आपका मैक्सिमम पॉइंट कितने आए। याद रखें, अगर स्ट्रेट लाइन कभी भी पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्किल को जब भी इंटरसेक्ट करती है तो इस सूरत में मैक्सिमम आपके 2 सॉल्यूशन सेट होंगे और आपको इस सूरत में स्ट्रेट लाइन का जैसे कि बताया था दोबारा आप देख सकते हैं कि इसकी पहचान होनी चाहिए। अगर इस तरीके की आपको दी हुई है इक्वेशन और साथ में आपको पैराबोला दे दें, सर्किल दे दें, एलिप्स दे दें, हाइपरबोला दे, मैक्सिमम सॉल्यूशन सेट की तादाद पूछेंगे तो ऑप्शन में हो सकता है कि 1, 2, 3, 4, तो फिर इस सूरत में मैक्सिमम आपके 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सर्किल। अगर सर्किल जो है आपका लाइन से तो हमने डिस्कस कर लिया, सर्किल टू सर्किल अगर एक दूसरे से इंटरसेक्ट होता है तो इस सूरत में मैक्सिमम आपके 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, मिनिमम तो 1 भी हो सकता है या नल सेट भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम की बात की जाए तो 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन एक सर्किल अगर वो पैराबोला को इंटरसेप्ट करे, हाइपरबोला को करे, एलिप्स को करे तो वो 4 पॉइंट से कट कर सकता है। इसी तरह दोनों अगर हाइपरबोला है और उसके अगर एक मेजर एक्सिस अलोंग्स टू द वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है तो उसके 4 इंटरसेक्शन पॉइंट आ सकते हैं। लिहाजा सर्किल टू सर्किल, लाइन टू सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इस सूरत में आपके मैक्सिमम 2 पॉइंट्स आते हैं। ये भी बहुत प्यारा पॉइंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो उम्मीद है कि हमने जो आज आपसे 3 चैप्टर डिस्कस किए हैं तो इसके बाद हम एक नई वीडियो बनाएंगे, लेकिन इससे पहले कि नई वीडियोस बनाई जाए मैक्सिमम ये वीडियो आप बच्चों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। एक बच्चा देख रहा है तो उसके जितने जानने वाले हैं अपने ग्रुप में लगाएं, ताकि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूं एक वीडियो कम से कम आपके 6 आवर्स लाजमी यूज करवा लेती है। अगर आप इसमें एडिट करें, इसमें अच्छा इंप्रेशन डालने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आपका भी फर्ज बनता है और मेरी इस मेहनत को कंटिन्यू रखने के लिए
ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। और इस तरह हम आज की वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट 3 चैप्टर आपके नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक इजाजत दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।